जय हिंद साथियों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके, जिसमें हमने थ्योरी टोटली कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो हम इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो कवर करने वाले हैं और पूरे शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी ग्रंथियां, खास करके बिहार बोर्ड के क्लास 12th के बच्चों के लिए होम साइंस है। ठीक है, इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, क्योंकि हम पूरा इस एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है बाबू, तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि है हमारे शरीर की, वो क्या हो जाता है। तो देखिएगा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि में अगर आ जाए तो क्या हम देंगे, तो ओके 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 शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि में क्या आ जाता है। तो पहला जो सबसे छोटा ग्रंथि है वो है पीनियल। क्या है, पीनियल ग्रंथि, पीनियल। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण ग्रंथि नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शन में नहीं देता है। लेकिन इसके जस्ट बाद जो सबसे छोटी ग्रंथि आती है वो होता है पीयूष ग्रंथि। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि। तो यही ऑप्शन में रहेगा। हम हर जगह जहां पे भी क्वेश्चन करेगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो वहां पे पीयूष देता है, जबकि है कौन, पीनियल है। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण ग्रंथि नहीं है, इसलिए इसको नहीं देता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है, तो कौन सा हो जाता है, तो पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे पीनियल कहीं देख रहा है, नहीं है, कहीं पे भी पीनियल नहीं है। तो हम लोग क्या यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। अब थोड़ा सा पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग चर्चा करें तो पीयूष ग्रंथि को एक तरह से मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो मास्टर ग्रंथि। कई बार पूछ लेता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर के अन्य जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे एक क्लासरूम में टीचर सारे बच्चों को कंट्रोल करता है, सेम वैसे ही शरीर की अन्य जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य जो करता है वो यही करता है, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, क्या नाम है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं इसको। उसके बाद से क्या आ जाता है, थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि क्या होता है, ये वक्ष में पाया जाता है, सीना में बत्ता होता है अस्थि जो, उसी के जस्ट नीचे ये वाला ग्रंथि पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि। तो इसकी स्थिति ही ज्यादातर पूछता है, इसके कार्य के बारे में बहुत कम पूछता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि जो पाया जाता है वो गले में पाया जाता है, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स के बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। ओके 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 ओके, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर बाई चांस शरीर में इस हार्मोन्स की कमी हो जाए ना तो घेंघा रोग आ जाता है, घेंघा रोग। ठीक है, इस थायरोक्सिन हार्मोन्स में बहुत अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन। आजकल आयोडीन आप लोग को नमक में भी देखने को मिल जाएगा। जब टाटा का नमक खाइए या कोई भी ब्रांड और कंपनी की नमक लीजिएगा तो उसमें नमक के साथ आयोडीन भी युक्त रहता है। और वो आयोडीन जो होता है ना, खास करके गला में जो पहले घेंघा रोग हुआ करता था, बड़ा बड़ा घेंघा हो जाता था यहाँ पे, उस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए ही आयोडीन का प्रयोग होना शुरू हुआ था। तो हम क्या कहेंगे कि थायराइड ग्रंथि में एक बहुत ही शानदार हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम थायरोक्सिन है। ठीक है, इसमें आयोडीन पाया जाता है, और बाई चांस ये गड़बड़ हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव, तो आयोडीन एक तरह से रिलीज नहीं होता, जिसके कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। किडनी जो होता है दो यहाँ पे होता है ना,
इसके जस्ट ऊपर ही, किडनी के ऊपर ही पाया जाता है, टोपी के जैसा उस पर कवर किया हुआ रहता है ऊपर से। और इससे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, क्योंकि जब इंसान झगड़ा करता है ना, लड़ता है, तब ये वो स्रावित होता है, और लड़ाई के दौरान स्रावित होगा तब ये गुस्सा आएगा और इंसान मारेगा, फाइट करेगा, उसके बाद वो हार्मोन ही शरीर से गायब हो जाता है, उड़ जाता है, और फिर गुस्सा शांत हो जाता है। ठीक है, उसका क्या नाम है हार्मोन्स का? तो एड्रिनेलिन, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से कौन हार्मोन्स का कार्य है? तो हार्मोन्स का क्या कार्य हो जाता है? तो हार्मोन्स का कार्य हो जाता है प्रजनन का कार्य। ये प्रजनन भी करता है, जो बच्चा पैदा होता है चाहे किसी भी जीव का हो, तो बच्चा पैदा होने से पहले प्रजनन वाली क्रिया होती है, तो उसमें भी हार्मोन्स भाग लेता है। उसके बाद वृद्धि और विकास का भी कार्य करता है। हम पीयूष ग्रंथि के बारे में जब बात कर रहे थे तो हम उसमें बताए थे कि पीयूष ग्रंथि से एक ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, और वो ग्रोथ हार्मोन ही हमारे शरीर को लंबा करने का कार्य करता है। ओके, हमारे शरीर को लंबा करने का कार्य जो करता है वो ग्रोथ हार्मोन्स ही करता है, और हार्मोन्स से ही एक तरह से कहेंगे कि वृद्धि और विकास होता है। भावनाओं एवं मनोदशा को एक तरह से प्रभावित करने का कार्य भी हार्मोन्स का होता है। इंसान को गुस्सा आना, इंसान को खुशी महसूस होना कब होता है, किस परिस्थिति में? जब उसके अंदर के जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो आप अक्सर रील्स वगैरह देखते होंगे, तो रील्स देखने के दौरान क्या होता है ना, हमारे अंदर जो पीयूष ग्रंथि है उससे खुशी वाला हार्मोन्स रिलीज होता है, और जितना रिलीज होगा उतना ही आनंद आएगा, और आप रील पे रील देखते जाते हैं। तो किसके कारण होता है? उसी हार्मोन्स की वजह से जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हार्मोन्स की वजह से ये सब कार्य होते हैं हमारे शरीर में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी ये कुछ देर पहले बताए हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य सारे शरीर की ग्रंथियां हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ये सीना में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि ये गले में पाया जाता है, और पैराथायराइड ये भी गले में ही पाया जाता है। दो ग्रंथि गले में पाई जाती है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड। थायराइड के जस्ट ऊपर ही 4 गो पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये गले में ही होता है। तो इसकी स्थिति आप लोग को पता होना चाहिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन का स्राव जो होता है, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए ना, तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह रोग के बारे में आप लोग डायबिटीज जिसको कहते हैं काफी सुना होगा। तो इंसुलिन जो है ये स्रावित होता है वो अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी में जो दिया है अग्न्याशय, इसी से इंसुलिन स्रावित होता है। और जब कभी भी ये अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देगा, तो हम जो भी मीठा चीजें खाएंगे, कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे, वो हमारे शरीर में जाएगा। तो शरीर में जाएगा तो इंसुलिन तो रहेगा ही नहीं शरीर में, तो उस मीठे चीजों को पचा के नष्ट कौन करेगा? नष्ट करने का काम तो इंसुलिन ही करता है। अब शरीर में तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? डायबिटीज हो ही जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? तो अग्न्याशय ग्रंथि से। यकृत के बारे में हम बात करें तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो बहिस्रावी ग्रंथि, लेकिन पूछता है एग्जाम में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही है। ओके, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अग्न्याशय के बारे में हम लोग जान लिए कि अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है, और हमारे शरीर में यदि इंसुलिन स्रावित न हो, अग्न्याशय स्रावित न करे, तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज जिसको कहते हैं। ठीक है, वो रोग हो जाता है। पीयूष के बारे में हम लोग चर्चा करिए लिए हैं, एड्रिनल के बारे में हम आप लोग को बता ही दिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज, अभी तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे मधुमेह। डायबिटीज, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा किए हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए
यानी जो अग्न्याशय ग्रंथि है यहाँ पेट में पाया जाता है, ये बाई चांस इंसुलिन स्रावित करना ही बंद कर दे तो हम जो भी मीठा चीजें खाएंगे उसका पाचन नहीं हो पाएगा, वो हमारे शरीर में घूमता रहेगा, ब्लड में मिठाई जितना रहेगा मीठा वाला वो घूमता रहेगा, तो उसी के चलते डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ओके, तो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है बउआ, पीयूष का हो, पिट्यूटरी का हो या मास्टर ग्रंथि का हो, ये स्थित होती है दिमाग में। अगर चारों तरफ से व्यास नापा जाए दिमाग का, मस्तिष्क का, तो जो सबसे बीच में होगा केंद्र वाला जगह, वहीं पे रहता है ये क्या, तो पीयूष ग्रंथि। तो इसकी स्थिति कहाँ हम कहेंगे, तो मस्तिष्क में। ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में। गर्दन में क्या क्या होता है, तो गर्दन में हम बताए हैं कि थायराइड होता है, थायराइड और पैराथायराइड और पाराथायराइड, ये दो ग्रंथियां गर्दन में पाई जाती हैं। हृदय में, हृदय के आधार में कौन सा पाया जाता है, तो हृदय, दिल की धड़कन, यहीं पे पाया जाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, थाइमस के बारे में। ओके, उदर, पेट में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, दो ग्रंथियां, एक तो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय, और एक क्या होता है, तो एड्रिनल। एड्रिनल को ही अधिवृक्क कहते हैं, एड्रिनल। हमने एक ट्रिक बताया था थ्योरी पोर्शन में, पीपी था पर था अधिक आग जान, तो उसमें हम सारे ट्रिक से ये सारे ग्रंथियों के बारे में याद करवा दिए थे और स्थिति भी बता दिए थे कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे होती है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो पाई जाती है वो हमारे पेट में पाई जाती है, यानी उदर को ही पेट कहते हैं। पेट में दो ग्रंथि पाई जाती है, एक अग्न्याशय और एक एड्रिनल। आगे हम लोग देखते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अभी बताया है कि जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, और एड्रिनल ग्रंथि जो पाई जाती है वो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। और रक्षक हार्मोन्स क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि अगर कोई जीव, जानवर या कोई भी हमारे ऊपर हमला करने आता है तो हम उससे अपनी रक्षा करने के लिए हम खुद उस पर अटैक करते हैं, तो उस दौरान हमारे दिमाग में कुछ क्रिया होती है, उस क्रिया के माध्यम से ही यहाँ एड्रिनल से एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित होता है, और एड्रिनेलिन हार्मोन स्रावित होगा तभी हम किसी से लड़ने के लिए रेडी होंगे, वरना हम रेडी नहीं हो पाएंगे लड़ने के लिए। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं, तो एड्रिनल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन मादा हार्मोन नहीं है। मादा हार्मोन यानी एक होता है पुरुष हार्मोन, एक होता है मादा हार्मोन। ठीक है, जनन ग्रंथि के बारे में जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा तो वहां पे हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा कि मादा अंग कौन सा होता है और पुरुष का अंग कौन होता है। लेकिन यहाँ हार्मोन्स की बात हो रही है, तो हम थ्योरी वाले पोर्शन में बताए थे आप लोगों को कि जो मादा हार्मोन्स है वो मुख्य तौर पे 3 प्रकार की होती हैं। 3 गो मादा हार्मोन्स होता है। एक होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन्स। और रिलैक्सिन हार्मोन्स का क्या कार्य है, तो जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान माँ को जो पेन होता है उस पेन को कम करने के लिए जो कुल्हे की हड्डियां और मांसपेशियां होती है वहां ये हार्मोन्स रिलीज होके उसको ढीला कर देता है, जिससे थोड़ा सा पेन में कमी देखने को मिलती है, यानी ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो उस समय ये रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कब स्रावित होता है, तो जब एक मादा के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि यौन विकास होने लगे, यौन का विकास होने लगे, यानी कि एमसी जो कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो प्रारंभ करने का जो कार्य करता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब स्रावित होगा तभी ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एमसी जिसको बोलते हैं या मासिक धर्म बोलते हैं, ओके, तो जब से मासिक धर्म शुरू होता है तब से ये हार्मोन्स रिलीज होगा। 45 साल या 50 साल के बाद जब मासिक धर्म आना बंद हो जाएगा तब ये भी हार्मोन्स रिलीज करना बंद हो जाता है, तो उसके लिए होता है ये। और उसके बाद हम देखें प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है, तो जब एक मादा कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई जीव जंतु हो, जब वो गर्भ धारण करती है तो उस गर्भ धारण के दौरान जो बच्चा होता है तो बच्चे को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, पौष्टिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है पेट में,
तो सारा बच्चे तक पहुंचाने का जो जिम्मा होता है वो इसी का होता है, प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, यही पहुंचाता है। तो एक तरह से इसको रक्षक के तौर पे भी देखा जाता है, बच्चे की रक्षा भी ये करता है पूरे 9 महीने तक, और उसी दौरान ये हार्मोन्स रिलीज होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों जो हार्मोन्स हैं ये किस में रिलीज होते हैं, तो ये मादा में रिलीज होते हैं, मादा में। और ये टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष में पाया जाता है, खास करके जो पुरुष का पेशाब वाला हिस्सा रहता है उसमें ये रहता है। अक्सर आप देखे होंगे कुत्ता वगैरह को कि कुत्ता अक्सर किसी चीज पे पेशाब करके बॉर्डर बना देता है, वहां पे वो पेशाब करेगा तो उस दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वहां पे पेशाब के रास्ते से जाके एक तरह से पेशाब जहां करेगा वहां पे वो उपलब्ध रहेगा। दूसरा कुत्ता जब आता है ना तो वहां सूंघ के वहीं से वापस चला जाता है, वो जानता है कि यहाँ पे कोई कुत्ता आके अपना बॉर्डर बना दिया है और हम इसके अंदर जाएंगे तो हमको काटेगा। तो जो सूंघता है, सूंघने वाला जो कार्य करता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को सूंघ के कुत्ता वहां से वापस चल जाता है। पुरुष में भी पाया जाता है, अन्य जीवों में भी पाया जाता है। अक्सर आर्मी कैंप के बारे में सुना होगा कि जंगल में जब आर्मी अपना कैंप लगाती है तो उस कैंप के दौरान क्या करता है ना, आर्मी वाला रात में जंगल में कैंप लगाएगा तो कुछ दूर जाके आसपास में पेशाब कर देता है, ताकि रात के दौरान कोई अन्य खतरनाक जीव जंतु आए तो वहीं से पीछे लौट जाए, क्योंकि पेशाब में टेस्टोस्टेरोन रहता है और वो गंध देता है। कोई जीव जंतु आएगा वो सूंघेगा और फिर वहां से वापस चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई है, अपना बॉर्डर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि ये पुरुषों में ही खास करके पाया जाता है, महिला में नहीं पाया जाता है, और इसमें से गंध निकलता है तो ये पुरुष हार्मोन्स हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, निम्न में से कौन मादा हार्मोन्स है, तो मादा हार्मोन ये मादा हार्मोन नहीं है। तो मादा हार्मोन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं है, बाकी ये तीनों मादा हार्मोन्स के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। यानी हड्डी और मांसपेशी के विकास को नियंत्रित करने का जो कार्य करती है वो तो मुख्य कार्य होता है पीयूष ग्रंथि का, जो दिमाग में होती है। मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, एड्रिनल के नाम से भी जानते हैं, वही हमारे शरीर में मांसपेशियों को बड़ा करता है, हड्डियों को मजबूत भी करता है और बड़ा भी करता है। ओके, तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करने का काम जो होता है पिट्यूटरी करता है। ठीक है, पिट्यूटरी। कभी कभी यहाँ पे पिट्यूटरी न देके पीयूष दे देगा, क्योंकि दोनों नाम इसी का है। और एक तीसरा भी नाम रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि नाम याद रखिएगा। ठीक है, थाइमस बताए हैं सीना में रहता है, पैराथायराइड यहाँ पे रहता है गले में। ये शरीर के टेम्परेचर को खास करके थायराइड और पैराथायराइड दोनों कंट्रोल करता है। शरीर में कैल्शियम का निर्माण भी इससे होता है, कैल्शियम जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, हड्डी को मजबूत करता है, उसका भी आवश्यकता होता है। अधिवृक्क बताए हैं, ये किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसको अधिवृक्क कहिए या एड्रिनल, दो नाम है इसका, एड्रिनल। ओके, एड्रिनल। एड्रिनल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। तो पाचन तंत्र का अगर गड़बड़ हो जाए हमारे शरीर में तो कब्ज भी हो जाता है, उल्टी भी हो जाता है और अपच होने लगता है, खाना पचता नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो हृदय की धड़कन को जो उत्तेजित करने का कार्य करता है ना, वो मुख्य तौर पे कार्य करने का कार्य होता है वो इसी का होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यही दिल की धड़कन को कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, शरीर के टेम्परेचर को कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। तो ये सब काम इसी का रहता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। तो गर्दन में दो ही स्थित होता है, एक होता है थायराइड और एक पैराथायराइड। तो इसमें क्या है, थायराइड है, पैराथायराइड नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। ये एड्रिनल कहाँ होता है, तो पेट में होता है, किडनी के जस्ट ऊपर। पीयूष कहाँ होता है, तो दिमाग में, मस्तिष्क में होता है। अग्न्याशय कहाँ होता है, तो ये भी पेट में होता है, उदर में, उदर या पेट जो भी कुछ कहिए।
आगे हम लोग देखते हैं किस हार्मोन्स के कारण शरीर की वृद्धि उचित रूप से हो पाती है। तो शरीर की वृद्धि ग्रोथ हार्मोन्स को कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो पीयूष से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि दिमाग में होता है, उससे स्रावित होता है। तो इसे जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स है ना, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसी को ग्रोथ हार्मोन्स कहेंगे। ठीक है, इसको STH हार्मोन्स के, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, या STH शॉर्टकट में बोला जाता है, या वृद्धि हार्मोन्स भी इसको कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। ध्यान रखिएगा। प्रोलैक्टिन ये महिलाओं वाला, महिलाओं में पाया जाता है, सॉरी ये भी पीयूष के द्वारा ही स्रावित होता है, खास करके महिलाओं में, क्योंकि वो दूध निर्माण का कार्य करता है, मांसपेशियों से दूध निर्माण करता है और स्तन तक पहुंचाता है, फिर बच्चा दूध पीता है। तो प्रोलैक्टिन किस लिए होता है? तो दूध के निर्माण के लिए। इंसुलिन क्या है? तो अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है, और शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, अगर इसकी गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? घेंघा रोग हो जाएगा, या आयोडीन बनेगा ही नहीं, फिर घेंघा रोग हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलैंड, ठीक है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो अग्न्याशय जो होता है पेट में, इसी को आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और एक बात और अग्न्याशय के बारे में जान लीजिएगा कि ये मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है बाबू? तो मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है? क्योंकि ये बहिर्स्रावी हार्मोन, बहिर्स्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है। और जब दोनों कार्य करेगी तो मिश्रित कार्य तो वैसे ही मान लिया जाएगा, तो इसलिए इसका नाम मिश्रित ग्रंथि भी रखा गया है। ठीक है, इससे हार्मोन्स भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है। और पूरे शरीर में एक ही मात्र मिश्रित ग्रंथि है, और वो क्या है? तो अग्न्याशय है, अग्न्याशय, ध्यान रखिएगा। और आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी इसको जानते हैं, अग्न्याशय को। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो कमी होगा ना, वो आयोडीन की कमी से होगा। और आयोडीन का निर्माण कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन से। और थायरॉक्सिन हार्मोन किस में बनता है? तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है, गला में जो पाया जाता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है? ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है, आप लोग के क्लास 12th में भी पूछेगा। आगे जाइएगा किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए, चाहे पुलिस वाला हो, रेलवे वाला हो, SSC वाला हो, उन सब में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। घेंघा रोग, घेंघा रोग क्या होता है? तो गला में फूल जाता है, मांस इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले के जमाने के लोगों में होता था, आजकल के लोगों में नहीं होता है, क्योंकि नमक जो खाया जाता है उसमें आयोडीन पहले से मौजूद रहता है, और जब आयोडीन खाइएगा तो घेंघा रोग नहीं होगा। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है, यहां पूछ रहा है। तो 8 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताए थे, एक स्टोरी के माध्यम से एक ट्रिक बताए थे ग्रंथियों के नाम याद करने के लिए। उस ट्रिक क्या था? तो एक बार देवदास से पारो ने एक फूल मांगा, उस फूल का नाम था पीपी। पारो ने बोला कि देवदास मेरे लिए एक पीपी फूल ला दो। तो देवदास बोला ठीक है पारो, हम तो लाएंगे ही, तुमने मांगा है तो हम तो जरूर लाएंगे। तो गया बेचारा लाने के लिए, तो ढूंढते 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 ढूंढता रह गया, कहीं नहीं मिला। तो पता चला एक आइलैंड जो टापू है वहां पे मिलता है ये फूल। तो वहां पे जाते जाते जब नजदीक पहुंचा तो देख रहा है कि ये आग की नदी वहां से बह रही है, आग की नदी को पार करके जाएगा तब ये वो फूल मिलेगा। अब बेचारा आग का नदी तो पार नहीं कर सकता, वहां से लौट आया और लौट के आके पारो से कहता है कि पारो, पीपी था पर था अधिक आग जान। ओके, और यही ट्रिक पे पूरे 8 ग्रंथियों का नाम आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? तो पीपी था पर था अधिक आग जान। ठीक है, 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो इसी ट्रिक पे याद हो जाएंगे। पी से क्या हो जाता है? तो बताया है कि पीयूष हो जाएगा, पीयूष। और एक पी से क्या होगा? तो पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल, पीनियल। और थायराइड से, था से थायराइड,
जो गले में पाया जाता है, थायराइड। और पर से क्या हो जाएगा, तो पैराथायराइड, पैराथायराइड। ओके, था से फिर एक और था है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो थाइमस। क्या, तो थाइमस जो सीने में पाया जाता है। और फिर अधिक से अधिवृक, अधिवृक। आग से क्या होगा, तो अग्न्याशय जो मिश्रित ग्रंथि है उसके बारे में, अग्न्याशय, अग्न्याशय। फिर जान से जनन अंग, जनन अंग जो होता है पुरुष में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वहां से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इसलिए जननांग, जननांग। जनन ग्रंथि जिसको कहेंगे, ठीक है। तो ये 8 प्रकार की ग्रंथि को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, और ये स्थिति भी पता चल जाएगा क्योंकि हम ऊपर से ही ट्रिक बनाए। दूगो दिमाग में फ्यूज पिनियल, फिर दूगो गला में थायराइड और पैराथायराइड, एगो सीना में थाइमस, कहाँ गया, यहाँ थाइमस। देखिए ये दोनों मस्तिष्क में, ऊपर से आइएगा, ये दोनों मस्तिष्क में, ये और ये गला में, फिर ये सीना में, फिर ये दोनों, ये वाला और ये वाला पेट में होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, जनन, जनन ग्रंथि, ठीक है। तो ये 8 प्रकार की ग्रंथि आप लोग को याद रहना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आप लोग को याद रहेगा 8 प्रकार का। तो यहाँ देख लीजिए, फ्यूज तो देखे ही हैं, पिनियल तो देखे ही हैं, थायराइड तो देखे ही हैं, लेकिन श्वेत ग्रंथियां ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। हम बताए थे कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां कभी भी बाहर की तरफ अपना एंजाइम रिलीज करती हैं, और बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम रिलीज होता है, हार्मोन्स नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये श्वेत ग्रंथियां, और श्वेत ग्रंथियां से क्या निकलता है, तो पसीना निकलता है। पसीना जो भी हमारे शरीर में निकलता है वो श्वेत ग्रंथि से ही निकलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, यही है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत। इसको लीवर के नाम से भी जानते हैं, और इसको सिंपल भाषा में अगर कहें तो कलेजी, कलेजी बड़ी शौक से लोग खाता है और बहुत टेस्टी होता है ना। मुर्गा में लीजिए या मटन वगैरह खाइए तो उसमें कलेजी जो मिलेगा वो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो यकृत होता है। इसको लीवर भी कहते हैं और सिंपल भाषा में कलेजी भी कहते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो जो भी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव था वो कवर कर लिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप बढ़िया से समझे होंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।